नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के पूरे प्राइस एक्शन की। लेकिन सबसे पहले फोकस करेंगे सोने पर, क्योंकि यहां लगातार रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी एमसीएक्स पर जून वायदा 97,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं जीरे में लगातार तीसरे महीने तेजी का मोमेंटम देखने को मिला है। बात करेंगे इन्हीं मोमेंटम डेवलपमेंट्स पर और सबसे पहले गोल्ड पर ही फोकस करेंगे। चौलास हेरिटेज ज्वेलरी के फाउंडर चौला पटेल हमारे साथ बनी रहेंगे और साथ ही मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह आगे हमारे साथ होंगे। स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ बने रहेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले चर्चा सोने के साथ कर लेते हैं, जहां पर 96,000 से ऊपर के भाव फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में रौनक, डोमेस्टिक मार्केट में तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू और ट्रेड वॉर कंसर्न्स, वीकर डॉलर, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिसने लगातार सोने के प्राइसेस को सपोर्ट किया है। लेकिन अब यहां से प्राइसेस को लेकर आउटलुक क्या बन रहा है, डिमांड कैसी है और आगे के लिए ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं, इन सब पर करते हैं बातचीत। चौला, नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो ये जब प्राइसेस में इस तरीके का सर्च देखने को मिलता है तो एज अ ज्वेलर आप कैसे देखती हैं इसे? किस तरीके की फीलिंग होती है? भाव बढ़ रहा है, खुश होने की बात है, या फिर डिमांड पर इम्पैक्ट होगा उसका भी डर होता है? कैसे देखती हैं इस प्राइस मोमेंटम को और आगे के लिए प्राइस ट्रेजेक्ट्री को लेकर क्या राय है? देखिए दीपाली, अभी गोल्ड जो है वो ऐतिहासिक 1 लाख के मार्क को टच करने को आएगा। एंड ये एक गोल्डन रश अपने बोल सकते हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक इवेंट होने वाला है। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो रिटेलिंग पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड गोल्ड में जो बाइंग है उसमें स्लो डाउन अभी देखने को मिल ही रहा है। तो अभी जो क्लाइंट है, जो कंज्यूमर है, वो थोड़ा कन्फ्यूज़्ड है कि ये गोल्ड यहाँ से बढ़ेगा कि फिर एक करेक्शन आके कम होगा। तो डेफ़िनेटली गोल्ड कंज़म्पशन में रिटेलिंग के हिसाब से तो स्लो डाउन काफ़ी देखने को मिल ही रहा है। आई थिंक गोल्ड 1 लाख के मार्क को अगर टच कर गया, तो ये देखने लायक होगा कि गोल्ड के बाइंग पे आगे कंज्यूमर क्या रिएक्ट करेगा। अच्छा, ये बताइए, जो भी अभी फुटफॉल्स हो रहे हैं, जो भी कंज्यूमर्स आ रहे हैं, किस तरीके के सवाल उनके मन में? क्या अभी रुक रहे हैं वो खरीदारी करने से पहले? क्या ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगा, भाव थोड़ा नीचे मिल जाएगा? इस तरीके के विचार हैं कंज्यूमर्स के मन में? हाँ, बेशक क्लाइंट और कंज्यूमर अभी आ रहे हैं, लेकिन इतना बाइंग नहीं हो रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। वो लोग वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, वो देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस का क्या हो रहा है। अगर एक करेक्शन आ जाता है, तो वो लोग गोल्ड के प्राइस का डाउन होने का भी वेट कर रहे हैं। तो डेफिनिटली कंज्यूमर्स कन्फ्यूज़ सिचुएशन में आ रहे हैं, लेकिन इतना बाइंग में इंडल्ज नहीं कर रहे हैं, फॉर श्योर। ओके, ओके। अच्छा, अगर हम पिछले साल से तुलना करें, या फिर क्योंकि जनवरी स्टार्टिंग तक भी डिमांड ठीक-ठाक थी, उसके बाद से हमने ड्रॉप ऑब्जर्व होते हुए देखा है। जैसे तेज़ी से ट्रंप ने कामकाज संभाला है, ट्रेड डेवलपमेंट्स हुई हैं, टैरिफ डेवलपमेंट्स हुई हैं और सो कॉल्ड सोने में हमने एक अच्छी बाइंग इमर्ज होती हुई देखी है। अगर हम पिछले 6 महीने पहले के आंकड़े देखें, उससे कंपेयर करें, कितना ड्रॉप डिमांड में, सेल्स में देखने को मिल रहा है? अ, आप अगर गोल्ड की के ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक एक 10 टू 20% ड्रॉप से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी कंज्यूमर में बाइंग बहुत ही कम हो रही है और गोल्ड हुँ। का जो आप अगर देखें ट्रेड वॉर के चलते हुए बिटवीन यूएस एंड चाइना, तो चाइना कंसिस्टेंटली गोल्ड बाइंग कर रहा है अभी। चाइना का आप गोल्ड रिजर्व देखो तो 2292 टन्स का है और हुँ। बहुत फास्ट पेस से चाइना गोल्ड बाय कर रहा है। अभी ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द वन हु हैज़ गोल्ड मेक्स द रूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास गोल्ड है, वो रूल्स बनाएगा। तो ये सब चीज़ें हुँ। इशारा ये कर रही है कि गोल्ड का प्राइस अभी बढ़ेगा। पर पूरा इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए क्लाइंट अभी एकदम कूल एंड काम और वैसे भी अभी जो शादी की सीजन है वो स्लो डाउन है। जून जुलाई से हुँ। शादी की सीजन पिकअप होगी, तो कंज्यूमर के पास भी हुँ। वो वक्त है, वो टाइम है टू टेक अ स्टैंड बाय और सोचने के हुँ। लिए कि हम क्या करें, अभी बाय करें कि हुँ। वेट करें। हुँ। पूरी सिचुएशन को एक बार स्टडी करें और हुँ। एसेट बेस्ड गोल्ड में बाइंग अभी ज़्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे करेक्ट। बाइंग ज़्यादा हो रही है हुँ। रादर देन गोल्ड
एज अ एज अ सेट या गोल्ड वेडिंग के लिए बाइंग, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा ओके। कम है। हाँ, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बाइंग हो रही है, लेकिन नेसेसिटी बाइंग कहें, गिफ्टिंग बाइंग करें, वेडिंग बाइंग आप करें तो वहाँ पर डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन चोला, मैं लेवल्स पर अगर आप चाहें तो मैं कमेंट लेना चाहती हूँ। आपने कहा लाख रुपए के भी दूर नहीं है और 1 लाख के नज़दीक तो हम पहुँच ही गए हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हाल फिलहाल में जो भी ब्रोकरेजेस, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स आए थे वो भी अब हासिल हो गए हैं। ये लग रहा था अब से 15 दिन 20 दिन पहले तक भी कि शायद अब यहाँ पर गोल्ड थोड़ा थमेगा, थोड़ा सा मौका देगा एंट्री करने का, लेकिन गोल्ड ने किसी को ऑब्लाइज किया नहीं जिस तरीके का मोमेंटम रहा है। मैं सिटी की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने में $3500 तक भी ये इंटरनेशनल मार्केट्स में भाव छू जाएगा, यानी मौजूदा अगर 3400 के आसपास का भाव है $100, क्योंकि चाइनीज इंश्योरर्स की तरफ से बाइंग हो रही है, सेफ हेवन फ्लोज तो हैं ही, टैरिफ रिस्क के बीच में ये सब फैक्टर्स प्ले करेंगे। आप कहाँ देख रही हैं भाव को? लगता है ये तेजी गोल्ड आगे भी ऑब्लाइज नहीं करेगा और तेजी कंटिन्यू रहेगी? ये पूरा ही जो चीज है वो इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके बहुत इस पर निर्भर करेगी। पर अभी जो गोल्ड का सिचुएशन है वो अपवर्ड ट्रेंड की तरह ही जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये गोल्ड जो है वो 1 लाख के प्राइस पे आके स्टेबलाइज हो रहा है या फिर उससे भी आगे जा रहा है, या फिर एक करेक्शन डाउनवर्ड ट्रेंड की ओर देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी जो चाइना और यूएस का जो हो रहा है उसमें उसमें क्या डेवलपमेंट होगा, उसके हिसाब से आई थिंक गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट होगा। पर अभी तो गोल्ड अपवर्ड ट्रेंड में ही जाते हुए दिख रहा है। अभी गोल्ड किसी को ओके, ओब्लाइज करने के मूड में नहीं है। बिल्कुल गोल्ड ऑब्लाइज कर भी नहीं रहा किसी को। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट $3700, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है, डॉइचे बैंक $3700 की बात कर रहा है, सिटी का भी हमने जिक्र किया ही, डेवेरे ग्रुप का $4500 तक के भी टारगेट हैं 2025 के लिए। तो ये काफ़ी बुलिश टारगेट्स यहाँ पर हाउसेस की तरफ से आते हुए। अच्छा जतिन, आपकी राय क्या है सोने पर? आपके लक्ष्य क्या हैं, और स्पेशली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या गोल्ड में? दीपाली, अभी देखिए ये जो 3500 के टारगेट्स हैं और जो 3-3 महीने के भी लक्ष्य हैं, वो मुझे लग रहा है कि ये तो अभी $80 to $90 तक की तो डेली ट्रेंड हो चुकी है। सो 1 से 2 दिनों के अंदर भी व्यू पॉइंट अगर ले लो तो $3500 तो ऐसे ही आ जाएगा, अगर जिस तरह से अभी वॉल्यूम्स और जिस तरह से एक्टिविटी इसी हिसाब से गोल्ड का मोमेंटम और ट्रेंड चल रहा है। बहुत ही हाईली मोमेंटम और ट्रेंड में है गोल्ड फिलहाल। और बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज है बाइंग के लिए, क्योंकि डिप जो है वो बहुत हार्डली दिखने मिल रहा है। इंट्राडे डिप्स जब भी मार्केट में आ भी जाता है तब तुरंत उसके अंदर बाइंग आ रही है, मेजर ऑफ द फंड हाउसेस की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से और बैंक्स की तरफ से। सो ट्रेडिंग वैल्यूज अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जो है वो ब्रेकआउट्स पे ही मिलने ट्रेड करने के लिए मिलेंगी, और जो हाई रिस्क और जो हाई एपेटाइट से जो ट्रेड कर सकते हैं उनके लिए ही ये व्यू पॉइंट रहेगा। 96,300 के आसपास 300-400 पॉइंट की डिप मिल जाती है तो वहां पर एंट्री करने का चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी एक फ्रेश ब्रेकआउट पे चल रहा है गोल्ड जो है वो आज के दिन में। और 95,000 का जो है स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है वो 1000-1200 पॉइंट का लेके चल रहा हूँ। और हायर साइड पे 97,000 से लेके 97,500 तक के टारगेट्स के हिसाब से इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। क्योंकि हाई रिस्क ट्रेड है इसलिए स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। छोटी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ओके, चलिए तो बातचीत हुई गोल्ड की। थैंक यू चोला, शो में आने के लिए, प्राइसेस पर, डिमांड ट्रेंड्स पर, इन्वेस्टमेंट बाइंग पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। बात एक सिल्वर की भी कर लेते हैं, जतिन की ही राय लेंगे, उसके बाद हमारे साथ मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह भी बने हुए, उनसे भी करेंगे चर्चा। लेकिन क्विकली एक राय सिल्वर पर, जतिन आपकी तरफ से 1% ऊपर है भाव, लेकिन गोल्ड जैसी और परफॉर्मेंस तो यहाँ देखने को नहीं मिली। अब तो प्राइसेस मोर ऑफ अ रेंज बाउंड दिखाई दे रहे हैं। क्या राय आपकी सिल्वर पर इन स्तरों से? दीपाली, पिछले 2 महीनों में सिल्वर ने जो है गोल्ड को फॉलो कम और बेस मेटल्स को ज्यादा फॉलो किया है। हालांकि 50% जो बुलियंस का उसके अंदर अप्रिसिएशन रहना चाहिए, लेकिन सिल्वर का परफॉर्मेंस जो है वो उसको इग्नोर करते हुए बेस मेटल के साथ में ज्यादा चल रहा है। इसके लिए हमने जो सिल्वर को आउट परफॉर्म या इनलाइन परफॉर्मेंस जो है वो गोल्ड के साथ में नहीं देखा है। लेकिन क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस होल्ड भी कर रहे हैं और सिल्वर जो कैचअप रैली करता है, ज्यादा करके लीड नहीं करता है कभी भी बुलियंस के अंदर, सिल्वर जो है वो कैचअप के लिए ज्यादा माना जाता है।
तो गोल्ड जितना होल्ड कर रहा है उतना मुझे लग रहा है सिल्वर के अंदर अपॉर्चुनिटीज धीरे-धीरे बनती जा रही हैं। 96,000 के आसपास जो है वो अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है सिल्वर। मुझे लग रहा है 94,000 के स्टॉप लॉस के साथ में पोज़ीशंस होल्ड भी करनी चाहिए। फ्रेश पोज़ीशंस जो यहाँ पर बना के भी चल सकते हैं 95,500 के अराउंड, 94 के स्टॉप लॉस के साथ में और 98,500 से लेके 99,000 तक के टारगेट्स जो हैं ये वीक के हिसाब से लेके चल सकते हैं। फिलहाल कोई भी नेगेटिविटी ऐसी दिख नहीं रही है कि सिल्वर के अंदर हावी हो, अनलेस एंड अंटिल बेस मेटल के अंदर कोई अंदर और बिकवाली आनी शुरू हो जाए तो ही सिल्वर के प्राइसेस जो यहाँ से जो है वो यू टर्न कर सकते हैं, वरना मुझे लग रहा है कैचअप रैली के हिसाब से सिल्वर के अंदर भी एक बेट लिया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई गोल्ड और सिल्वर दोनों की। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो बाकी स्ट्रैटेजीज पर तो करेंगे बातचीत, कोई क्वेरीज भी लेंगे, साथ ही बात करेंगे जीरे की। किशोर शाह हमारे साथ बने हुए, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, हमारे साथ जतिन त्रिवेदी तो बने हुए हैं ही, साथ ही मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह भी हैं। बात करते हैं स्पाइसेस की, खासतौर से जीरे की, जहां पर हमने भाव में लगातार एक तेजी देखी है। आज भी आधा पौने 1% ऊपर प्राइसेस है, 24,200 के आसपास भाव देखने को मिल रहा है। जीरे की बात करें तो कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जहाँ पर हमने लगातार तेजी आते हुए देखी है। और सबसे पहला फैक्टर तो ये था कि राजस्थान की तरफ से जो अराइवल्स थे वो लिमिटेड थे, वन ऑफ द की प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो सप्लाई ट्रेंड्स टाइट होने के एंटिसिपेशन में ये हमने तेज़ी बनते हुए देखी थी। इसके अलावा गुजरात की तरफ से भी जो नई क्रॉप आती है, नई कमेंट क्रॉप आती है, वो भी डिले हुई अबाउट अ मंथ ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस। उसके कारण भी इन फैक्टर्स ने सपोर्ट किया। और क्या वजह रही, इसको जानने की कोशिश करते हैं। किशोर जी नमस्कार। तो पहले तो ये बताइए, ये जो पिछले 2-3 महीने से लगातार हम बाइंग देख रहे हैं जीरे में, ये सिर्फ सप्लाई ही कम होने की चिंता की वजह से ये बाइंग थी और भी फैक्टर्स रहे हैं? नमस्कार दीपाली जी। मेन क्या है कि जीरे का इस साल जो क्रॉप हुआ है वो लास्ट ईयर से कम 15 से 20% कम है और इस पर यील्ड भी कम आई है। सीजन की मतलब सीडिंग हुई थी वो भी तो थोड़ी बहुत कम हुई थी और ज़्यादा रोल किया है वो मतलब मौसम ने किया है। मौसम बराबर नहीं रहने की वजह से इस पर यील्ड थोड़ी कम आई है। और दूसरी बात ये थी कि इस बार जो मतलब डिमांड थी वो बहुत अच्छी डिमांड बनी हुई थी। लगभग 15 मार्च से लगा के 15 अप्रैल तक वो डिमांड बनी रही, उसके हिसाब से तेजी आई है और आगे भी ऐसा लगता है कि ये तेजी बरकरार रहेगी, क्योंकि इस बार अभी एक्सपोर्ट में जो माल जाना चाहिए था वो इतना नहीं रहा है। डोमेस्टिक प्लस स्टॉकिस्ट और हेजर, इन तीनों ने माल ले लिया है और अभी जो एक्सपोर्ट की डिमांड जो चालू है वो अभी थोड़ा थोड़ा, अभी चाइना की डिमांड इस बार बिल्कुल कम रही है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लगता है कि चाइना की डिमांड जो आएगी तो उसमें जीरा और भी यहाँ से 15-20 रुपये किलो बढ़ सकता है। अच्छा, डोमेस्टिक डिमांड कैसी है? क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड को लेकर तो लगातार कंसर्न्स रहे हैं कि लिमिटेड डिमांड है, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। कैसी डिमांड है फिलहाल डोमेस्टिक फ्रंट पर? हाँ, डोमेस्टिक डिमांड तो मैडम 15 मार्च से 15 अप्रैल तक बहुत अच्छी डिमांड थी, लेकिन अब थोड़ी सुस्त हुई है। ओके। वैसे भी 20 मार्च के बाद थोड़ी डिमांड स्लो हो जाती है, लेकिन जब सेकंड राउंड जब आएगा तो डिमांड रहेगी, क्योंकि हैंड टू माउथ माल है, सब जगह इतना कोई माल नहीं लिया है। अभी मुनाफा मिला है, मुनाफा वसूली हो रही है, इससे डिमांड थोड़ी रुकी हुई है, लेकिन आने वाले 10-15 दिन में वापस डिमांड चालू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने अभी एक्सपोर्ट्स की बात करी, आपने कहा चाइना से एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं और इंडिया के लिए एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपनी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से, अगर हम ग्लोबली देखें, और इसीलिए हमने चाइना की तरफ से भी काफ़ी अच्छी डिमांड अट्रैक्ट होती हुई देखी थी। लेकिन आपने सो फार हमने ये देखा था कि एक्सपोर्ट डिमांड जो भी है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग स्टॉक से ही डिमांड वो मीट हो रही है, इसीलिए प्राइसेस में जो तेज़ी थी वो कैप्ड दिखाई दे रही थी। अभी आपको लगता है कि जो सप्लाई साइड को ओवरशूट करती हुई दिखाई देगी डिमांड, स्पेशली एक्सपोर्ट फ्रंट पर? हाँ जी, मतलब जो डिमांड जो आएगी, आप ये समझ रहे हैं कि भाई स्टॉक इसमें से माल पूरा, लेकिन पुराना माल भी 20 लाख बोरी पड़ा है और नया माल है जो इस बार क्रॉप हुआ है वो कम से कम 15-20 लाख बोरी कम ही होगा। ऐसे देखने जाए तो हैंड टू माउथ माल है, लेकिन जो माल किसानों उत्पादित स्टॉक ने जो भी माल लिया है स्टॉकिस्ट ने, वो माल अभी बाहर नहीं है ना, वो कम से कम 3 से 4 दिन होल्ड रहेगा। वो जो माल है वो लगभग आपको अगस्त सितंबर के बाद ही बाहर आएगा। तो जो अभी जो सप्लाई होनी है वो किसान से ही पूर्ति होनी है, अन्यथा होनी नहीं है। इसलिए जो भी डिमांड आएगी वो किसान से आपूर्ति होगी, इसलिए बाजार में डिमांड रहेगी और आने वाले समय में डिमांड और बनी रहेगी। ओके, अच्छा ये बताइए, अगर हम पिछले कुछ महीनों के ट्रेंड्स देखें तो किस तरीके के एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स रहे हैं और एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में किस तरीके का इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड?
जो डिमांड एक्सपोर्ट की थी वो एक्सपोर्ट स्लो इसलिए हुआ है कि खाली चाइना, जैसे टर्की, सीरिया, इस पर टर्की भी कंटेनर अच्छे ले गया। अभी जो लास्ट 15 दिन में कंटेनर हुआ पर करीबन 40-50 कंटेनर टर्की भी ले गया। सीरिया से भी डिमांड थोड़ी बहुत आ रही है। एक्चुअली क्या है कि टर्की सीरिया के अंदर जो मतलब स्विंग होती है वहाँ भी इस पर इफेक्टेड है जीरे की शेडिंग। तो इसलिए इस बार जो भी एक्सपोर्ट होना है वो इंडिया से एक्सपोर्ट होना है, बाकी कोई कंट्री से एक्सपोर्ट होना नहीं है, क्योंकि इंडिया का सबसे भाव नीचा है, बाकी कंट्रियों के भाव ऊंचे हैं। तो यहाँ से सप्लाई रहेगी, लेकिन डिमांड बनी रहेगी। इसलिए बनी रहेगी कि अभी जो चाइना का जो जीरा आता है नया क्रॉप, उसका भी वो आता है कम से कम 15 जून के बाद। तो 15 जून तक तो अपनी डिमांड बनी रहेगी। डिमांड अभी थोड़ी स्लो है, लेकिन आने वाले समय में इसकी भी डिमांड बढ़ेगी। ओके ओके, चलिए शुक्रिया आपका किशोर जी आने के लिए और बताने के लिए हो क्या रहा है जीरा के कारोबार में। तो तेज़ी यहाँ पर सस्टेन करते हुए दिखाई देगी। ग्लोबल डिमांड भी काफ़ी अच्छी यहाँ से फर्दर पिक होती हुई दिखाई देगी। ऑलरेडी मैं देखा था मिडल ईस्ट नेशंस की तरफ से, चाइना की तरफ से डिमांड काफ़ी अच्छी थी। इंडिया का अपर हैंड प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से रहता ही है और उसका बेनिफिट भी आगे जाते हुए फर्दर मिलेगा। और रही बात अवेलेबिलिटी की, तो सिचुएशन थोड़ी सी टाइट साइड पर ही है और यही वजह है कि प्राइसेस हमने लगातार तेज़ी की तरफ बढ़ते हुए देखे थे। लेकिन चलिए स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। जतिन त्रिवेदी बने हुए। जतिन, हमने गोल्ड सिल्वर की तो बातचीत की, बाकी कुछ और ट्रेड्स आपकी तरफ से? दीपाली देखिए, जिस हफ्ते में मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो रिएक्शन थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ में संकेत दे रहा है, जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स की जो वीकनेस है मुझे लग रहा है अन्य कमोडिटीज के ऊपर ये जो है थोड़ा प्रभावित करेगी पॉजिटिव साइड के हिसाब से। कॉपर के अंदर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग रैली जो है शुरू हुई है। पिछले एक दिनों 24 आवर्स में देखें तो प्राइसेस ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। 835 के स्टॉप लॉस के साथ में कॉपर के अंदर बाइंग की सलाह रहेगी। 865 से लेकर 870 तक की रैली जो है मुझे दिख रही है आगे वाले दिनों में, तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस बढ़ाना है। सिल्वर में जैसे मैंने बात किया, सिल्वर के अंदर भी स्ट्रैटेजी जो है पॉजिटिव साइड में संकेत बन रहे हैं। 94,000 के स्टॉप लॉस के साथ में स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज है 95,500 के पास में, और 98 से 99 तक के लक्ष्य रखने। सिल्वर और जिंक दोनों के अंदर टॉप पिक्स रहेगी इस हफ्ते के हिसाब से। ओके चलिए, तो ये बात हुई आपके लिए बाकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। अच्छा, फटाफट से एक राय कच्चे तेल पर भी ले लेते हैं, जहाँ पर लगातार हम नरमी देख रहे हैं। यहाँ पर भाव और नीचे जा सकते हैं इन स्तरों से भी? दीपाली देखिए, काफी सारी चीजें जो प्रभावित कर रही हैं क्रूड ऑयल को। यूएस ईरान की अगर जो बातचीत जो पॉजिटिव साइड में जा रही है तो सप्लाई जो है वो बढ़ सकती है, उसके कारण से क्रूड ऑयल का मार्केट जो थोड़ा सा पैनिक में है। और साथ ही साथ में जिस हिसाब से टैरिफ कंसर्न्स हैं, यूएस स्लो डाउन के संकेत हैं, इस हिसाब से भी क्रूड ऑयल के अंदर जो है वो बाइंग मोमेंटम जो है फेड होते हुए देखने मिल रहा है। वॉलेटिलिटी के साथ में ही ट्रेड करते रहेगा ये क्रूड ऑयल प्राइसेस, लेकिन अभी फिलहाल जो है मुझे लग रहा है प्राइसेस काफी ओवरसोल्ड है। पिछले एक दिनों में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं मुझे लग रहा है वो फ्रूटफुल होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रूड ऑयल के लिए और वीकनेस का दौर जो है बनते जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है प्राइसेस काफी ओवरसोल्ड लग रहा है। 5400 तक के लेवल्स जो है वो एक बार आ जाते हैं तो वहां पर सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बनती है। 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट रखें, 5500 के ऊपर जो अपना स्टॉप लॉस रखें, और लोअर एंड पर 5300 से लेके 5250 तक के टारगेट रख सकते हैं, लेकिन सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है। बॉटम पे सेलिंग की एडवाइस फिलहाल तो नहीं रहेगी। ओके, तो ये रही कच्चे तेल पर 3.5% नीचे प्राइसेस अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, बेस मेटल्स स्पेशली जिंक कैसा लग रहा है आपको? जिंक का मार्केट मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग रैली दे सकता है, जिस हिसाब से कॉपर ने जो है वो बैलेंस एक रेंज ट्रेडिंग जो है शुरू की है और सपोर्ट देना शुरू किया है। जिंक पे भी थोड़ा सा उसका प्रभाव बनते हुए देखने मिल रहा है। 246 के स्टॉप लॉस के साथ में 248 अराउंड जो है बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 246 का। हायर साइड पर 252 तक के टारगेट जो रख के चल सकते हैं। 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट रखना है इसके अंदर। ओके, तो 248 पर बंद कारोबार कर रहा है अभी, 252 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी। चलिए, शुक्रिया जतिन शो में आने के लिए, सभी ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए और सभी कमोडिटीज़ पर भी अपने सजेशंस शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज़ समाचार। नमस्कार।